आज सीखने वाले हम टैली ERP9 जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया है। बहुत ही आसान भाषा में बनाया है वीडियो। सो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टैली ERP9 में यदि आपको थ्योरी समझ आ जाती है तो आप टैली में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको टैली में एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज टैली ERP9? टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर बना ही है अकाउंट मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे शॉर्ट आंसर में बोला कि टैली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अकाउंटिंग क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ, आप बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके, ठीक है। कम से कम समय में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ समय आया है और बिना गलती के, ठीक है। कम से कम समय और बिना गलती के मतलब आप समझिए, समय यहाँ पर नोटिस किया जा सकता है और गलती। तो इसको समझते हैं कम से कम समय, यानी मैं आपको यदि यहाँ पर 7829 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई करने को बोलूँ तो आप पेन कॉपी में समथिंग आपको 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसी काम को यदि आप कैलकुलेटर से करते हैं तो आप 5 या 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाया ही गया है इसलिए कि आप कम से कम समय में आंसर ला पाएँ, कम से कम समय में अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इस तो टैली ERP9 भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है जो बिना गलती के और कम से कम समय में आपके काम को पूरा करने की अनुमति देता है, आपको आपकी हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश भी नहीं रहती। हो सकता है हम पेन और कॉपी से इसको सॉल्व करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे तो गलती नहीं हो सकती। इसके बाद देखते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को यदि डिफाइन किया जाए तो अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है लेखांकन, ठीक है। और लेखांकन का मतलब होता है लेखा प्लस अंकन। ये दो शब्दों से मिलकर के हमारा लेखांकन बना है, लेखा प्लस अंकन। तो यहाँ पर लेखा का मतलब है लिखना और अंक का मतलब है अंक से, या लेखा प्लस अंकन। अंकन का मतलब है अंक से, यानी अंकों को लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम जानेंगे कि व्यापार में कितने प्रकार के लेन देन होते हैं। तो सबसे पहला जो लेन देन है वो है परचेस का। पहला, सबसे पहला लिख देता हूँ यहाँ परचेस। अब परचेस का मतलब क्या होता है, अभी अभी के समय में तो आप सभी को पता होगा कि परचेस यानी क्या होता है। कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मैंने यह वस्तु परचेस किया है, ठीक है। तो व्यापार में इसको क्या बोला जाएगा, कितना माल खरीदा या कितना माल खरीदा गया, ठीक है, परचेस। दूसरा होता है इसमें सेल्स, कितना माल बेचा, ठीक है। इसमें राइटिंग अच्छे से नहीं आती क्योंकि पेन टैप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सेल्स यानी कितना माल बेचा। हम कोई भी सेल करते हैं या कोई भी दुकानदार, किराना दुकान से हम खरीद करके लाते हैं, जो हमारे लिए परचेस होती है, हम उस दुकानदार से कुछ भी खरीदते हैं तो जो दुकानदार है उसके लिए वो सेल होती है, ठीक है। सेल यानी बेचना होता है। तो कितना माल बेचा, सेल्स का मतलब। इसके बाद है तीसरा पेमेंट। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पेमेंट तो करता ही है। मान लीजिए आप अपनी बिल की पेमेंट करते होंगे, या फिर आप चाय शक्कर या कुछ भी आप खरीदते हैं, परचेस करते हैं तो उसकी पेमेंट तो करते होंगे। और एक प्रकार से ये बाउचर कह सकते हैं इनको, कि ये बाउचर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद चौथा नंबर में आ जाता है हमारा रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट यानी क्या होता है, आप जब भी कहीं भी पेमेंट करते हैं तो सामने वाला आपको रिसिप्ट देता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ माल उधार खरीद करके लाया, या कहीं से भी, या कहीं पर आप फीस पेड कर रहे हैं, ठीक है, या थोड़ी थोड़ी करके फीस पेड कर रहे हैं। तो जब भी आप फीस पेड करने जाते हैं, जब भी आप सामने वाले को पैसे देते हैं या उधार माल जो खरीदा हुआ है आपका, तब आप पैसे देने जाएंगे तो वो आपको रिसिप्ट देंगे।
तब तो पता चलेगा, या तब तो प्रूफ रहेगा आपके पास कि आपने पैसे वहाँ पर जमा किया है। ठीक है, यदि प्रूफ नहीं रहेगा और वो बोल दे कि इसने जमा नहीं किया है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो सामने वाला हमें रिसिप्ट देता है। इसके बाद पांचवा, यहाँ पर एक क्रेडिटर्स। ठीक है, अब समझिए क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। लोग हमसे कितने पैसे मांगते हैं या कितने रुपए मांगते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स यानी होते हैं लेनदार। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत, ये बहुत काम का ग्रुप होता है, काम का लेजर बनते हैं इसमें। ठीक है, क्रेडिटर्स यानी होता है लेनदार। इसके बाद छठवां पॉइंट है हमारा डेप्टर्स। हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। मान लीजिए हमने किसी को उधार बेचा, उधार माल बेचा, और वो माल लेकर के हमें देंगे, है ना, वो माल के बदले पैसे हमें देंगे, तो हम उनको कौन से ग्रुप में डालेंगे? डेप्टर्स के ग्रुप में। ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? लेनदार, मतलब कि हमने किसी से माल लिया और उसके बदले में वो हम पार्टी हमसे पैसे लेगी, तो उनको कौन से ग्रुप में डालेंगे? क्रेडिटर्स वाले ग्रुप में। ठीक है, तो लेनदार को देनदार के ग्रुप में और देनदार को लेनदार के ग्रुप में नहीं डालना है। इसको, इन दो पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से याद रखिएगा। क्रेडिटर्स यानी होता है लेनदार और डेप्टर्स यानी होता है देनदार। इसके बाद सेवंथ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, कितना लाभ कितनी हानि हुई, ये आपको समझ में आता होगा कि किसी व्यापार में बहुत अच्छा चल रहा है व्यापार तो प्रॉफिट होगा, बहुत बेकार चल रहा है, सेल नहीं हो रहा है, या जो सर्विस टाइप का बिजनेस है उसमें सर्विस नहीं ले रहे हैं हमारी लोग, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बोल सकते हैं हम अपनी भाषा में। ठीक है, इसके बाद आठवां पॉइंट होता है हमारा स्टॉक। देखो, स्टॉक का मतलब क्या हुआ? स्टॉक यानी कितना माल हमारे पास स्टॉक है, कितना माल हमारे पास बचा हुआ है। जो गोदाम में आपने देखे होंगे ना, माल भरा पड़ा होता है, वो सारा माल क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नौवा पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है? खर्चे। ठीक है, कंपनी में देखो, इनकम होगी तो एक्सपेंसेस भी होंगे, मतलब कमाई होगी तो खर्चे भी होंगे। जैसे लेबर पेमेंट हो गया, या कुछ भी हो सकता है एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कंपनी के खर्चे, या कोई उद्योग है तो वस्तु बनाने के लिए खर्चे, या कहीं दूसरी जगह से तो माल खरीद करके लाना पड़ता है उसके बाद बनाते हैं, है ना। तो कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद टेंथ पॉइंट है हमारा इनकम। ये तो सभी को पता है, इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, सभी लोग इनकम करना चाहते हैं। मान लीजिए इनकम यानी हमारी कमाई, या फिर कितनी इनकम हुई, हमने कितना कमाया, ये देखा जाता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेली RP9। तो देखो, सभी स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मैं आर्ट से हूँ, मैं टेली RP9 सीख सकता हूँ क्या? मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ क्या? मैं अकाउंटिंग का काम कर सकता हूँ क्या? या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, या BSc किए हैं आपने मैथ से, या जो भी है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, 10वीं 12वीं पास है ना आप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप अकाउंट के लिए या टेली RP9 सीखने के लिए एलिजिबल हैं। आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, और ये आपकी इफ़िशियंसी पर डिपेंड करता है। इफ़िशियंसी मतलब आपकी कार्यकुशलता। ठीक है, आपकी कार्यकुशलता कि आप कितनी फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, कितनी जल्दी अकाउंट मेंटेनेंस कर सकते हैं, कितनी फास्ट आप तेज़ी से, कितनी स्पीड आपकी आती है। ठीक है, तो अकाउंटेंट आपने देखा होगा कहीं पर भी बैंकों में, या फिर किसी भी जगह आपको अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा देखते होंगे। जो भी ऑपरेटर होते हैं मान लीजिए, उनकी आपने स्पीड देखा होगा तो बहुत जल्दी जल्दी टाइप करते हैं, बहुत फास्ट रहती स्पीड उनकी, समथिंग 40 WPM के आसपास उनकी स्पीड आती है। ठीक है, तो आप स्पीड
इंक्रीज़ कीजिए अपनी, और टैली RP9 आप सीख करके कहीं भी अकाउंटिंग का काम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा, व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो देखो जैसे इंग्लिश का कैलेंडर होता है हमारा, उसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 मंथ होते हैं ना, 12 मंथ होते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, ऐसे 9 वर्ष का कैलेंडर होता है हमारा। आपने सुना होगा कि एक चैत या आषाढ़ सुना होगा, सावन सुना होगा। इसी तरह तरीके से वन चैत्रा, वन चैत्र से ये चालू होता है और फल्गुन में जा कर के एंड हो जाता है मंथ। ठीक है, तो ये हिंदू 9 वर्ष का कैलेंडर है और ये नॉर्मल इंग्लिश न्यू ईयर का कैलेंडर है, और ये हिंदू 9 वर्ष का कैलेंडर है। ठीक है, एक चैत से फल्गुन तक। तो देखो जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि व्यापार जगत का साल होता है, ठीक है, व्यापार जगत का साल होता है। जैसे देखो आप जब 10th पढ़ते थे या 12th पढ़ते थे मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें शस्त्र लिखा रहता था 22 23 या 18 19। जब आपकी मार्कशीट रहेगी ना, तो उसमें देखना कि क्या लिखा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे जुलाई से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जुलाई, तो देखो जुलाई से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, और जैसे मान लीजिए 2020 जुलाई से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है। इसके बाद जा कर के मार्च अप्रैल में पेपर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2020 खत्म। इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2021 आ गया, तो जब मार्च अप्रैल में आपके पेपर होते हैं तब क्या जाता है 2021। तो ये समय होता है। ठीक है, जैसे ये स्कूल स्कूल टाइम है, मान लीजिए आप कि 2020 जुलाई से 2021 मार्च तक आपका स्कूल लगा। ठीक है, पेन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 ईयर की सेल। ठीक है, तो 1 ईयर की सेल मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की सेल को नहीं बताएंगे हम। यहाँ पर हमारा व्यापार चालू होता है 1 अप्रैल से, और ये एंड होता है 31 मार्च को। यानी इसको समझिए आप कि 1 अप्रैल से हमारा व्यापार जगत का साल चालू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, और 31 मार्च के बाद फिर से क्या आता है, 1 अप्रैल आता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च के बाद फिर से क्या आता है, अप्रैल। तो जब 1 अप्रैल से व्यापार चालू होता है 31 मार्च को जाकर के एंड हो जाता है। कोई पूछे आपसे कि पिछले वर्ष आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो आप जनवरी से लेकर के फरवरी तक का या जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का नहीं बताएंगे, आप बताएंगे अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर व्यापार जगत का साल इसी को बोला जाता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।